पिछले एपिसोड में मैंने करिनची या निर्गुंडी पौधे के आवास, इसकी सामान्य विशेषताओं और रखरखाव के बारे में बात की थी। जो लोग इसे देखना चाहते हैं वे इसका पिछला एपिसोड देख सकते हैं। ये एशिया का मूल निवासी एक बड़ा सुगंधित झाड़ी है। इसका उपयोग अतीत में आयुर्वेद, यूनानी, चीनी और मलई पारंपरिक चिकित्सा, यूरोपीय चिकित्सा और प्राचीन ग्रीक सहित विभिन्न देशों में हर्बल चिकित्सा के लिए किया जाता रहा है। इसका उपयोग कई स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रजनन संबंधी विकारों वाली महिलाओं का इलाज करना, बच्चे के जन्म के बाद शरीर के स्वास्थ्य में सुधार करना, निबिडों को कम करना, त्वचा की समस्याओं को इलाज करना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों को ठीक करना, बुखार, गठिया का इलाज करना आदि। हालांकि इस पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, लेकिन कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मुख्य रूप से पत्तियों, फलों और छाल में अधिक औषधीय गुण होते हैं। इसलिए इसका पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाया जाता है, काढ़े के रूप में सेवन किया जाता है या धूम्रपान किया जाता है। कई अध्ययनों ने इस पौधे को पारंपरिक काल से एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के रूप में बताया है। भारत में इसका उपयोग एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबियल गुणों सहित विभिन्न उपचारों के लिए किया जाता है। भारत और मलेशिया में इस पौधे की छाल, फल और पत्तियां महिलाओं को प्रसव के बाद दवा के रूप में दी जाती है। उनका मानना है कि इस पौधे का रस महिलाओं में स्तन के दूध को बढ़ाने में मदद करता है। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर बच्चे के जन्म के बाद नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मां का स्वास्थ्य भी बढ़ता है। इसकी जड़, छाल और फूलों का उपयोग भारत और पाकिस्तान में दस्त, उल्टी, पेट फूलना, अपच और हैजा जैसी पाचन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए काढ़े के रूप में किया जाता है। बांग्लादेश, भारत और मलेशिया में इसकी पत्तियों का उपयोग सिर दर्द से राहत के लिए दवा के रूप में किया जाता था। बांग्लादेशी पत्तियों को कुचल देते हैं, भारतीय इसकी पत्तियों का धूम्रपान करते हैं। मलेशियाई लोग इसे अपने तकिए पर रखते हैं। इसकी पत्तियां सिर दर्द के अलावा खांसी और गले में खराश के इलाज के लिए भारत, चीन और नेपाल में अभी भी लोकप्रिय है। वे इसका उपयोग जूस के रूप में करते हैं। श्रीलंका में सिंहली, गठिया के इलाज के लिए इस पौधे की जड़ को पीसकर काढ़ा बनाते हैं और पत्तियों से रस निकालते हैं। आसामियों में त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए पत्तियों का पेस्ट और रस बनाकर त्वचा पर लगाया जाता है। कुछ लोगों को यह तेल में मिल हुआ लगता है। दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाने जाने वाला यह पेड़ अपने अनोखे औषधीय गुणों के कारण शुद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह पौधा प्रजनन प्रणाली में अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण कई देशों में लोकप्रिय है। इसका उपयोग कई जगहों पर यौन इच्छा को नियंत्रित करने और प्रजनन प्रणाली से संबंधित महिला विकारों को कम करने के लिए किया जाता है। कथित तौर पर प्राचीन रोमन महिलाएं अपने पतियों के कमोचा कम करने के लिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करती थी। यह भी बताया गया है कि एथेनियन महिलाओं ने थर्मोफोरिया उत्सव के दौरान खुद को इसकी दुर्गंध युक्त पत्तियों में लपेटकर अपनी शुद्धता बनाए रखी। उन्होंने इसका उपयोग मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं, बमचापन और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे स्त्री रोग संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया था। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के पारंपरिक हर्बलिस्ट और चिकित्सक इसे मुहासे और पाचन संबंधी बीमारियों के इलाज के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यह एक शामक के रूप में कार्य करता है। यूरोपीय जड़ी बूटियों ने इसे गर्भाशय को उत्तेजित करने और स्वदेशी महिलाओं के बीच मासिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया है। ईरानी शहरी और पारंपरिक चिकित्सा ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रसवोत्तर महिलाओं को इसकी पत्तियां और फल दिए। इसके अलावा बहुत पहले हिप्पोक्रेटस ने सूजन और चोटों के लिए इसकी सिफारिश की थी। 4 शताब्दियों के बाद हर्बलिस्ट पाइटानियोस डायोस्कोराइड्स ने स्तनपान बढ़ाने और गर्भाशय को कम करने के लिए इस पौधे का सुझाव दिया था। सूजन पौधे के गर्मी करने के गुण, क्योंकि यूनानी, रोमन और
मिश्रवासी इस पौधे के बीजों का उपयोग पेट में गैस निकालने, मल त्यागने, मूत्र को बेहतर तरीके से बाहर निकालने या प्लीह रोगों के इलाज के लिए करते थे। उन्होंने इस पौधे से सांप और मकड़ी के जहर के लिए एक एंटीडोट भी तैयार किया। भारत और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों जैसे लौरेलाई, बोरी और बरखा में इसकी पत्तियों को पानी में उबाला जाता था और ठंड के कारण होने वाले दर्द से राहत मिलती थी। बताया जाता है कि इसके बीज अरब के बाजारों में मानसिक बीमारी के लक्षणों के इलाज के उपाय और हिस्टीरिया रोधी एजेंट के रूप में बेचे जाते थे। एशियाई देशों में गठिया और कडिस्नायु शूल के दर्द से राहत पाने के लिए इसे पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी पत्तियों को शहद के साथ खाया जाता है या कुष्ठ रोग और त्वचा पर चकत्ते के इलाज के लिए लगाया जाता है। वे प्रभावित क्षेत्र पर कुचली हुई पत्तियों और घी का मिश्रण लगाते हैं। वे इसे गंभीर प्यास, दस्त और रुक रुक कर होने वाले बुखार के लिए देते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग पापुआ न्यू गिनियो में स्कर्वी के इलाज के लिए किया जाता है। समोआवासी मैच वाले जोड़ों और अमावादी दर्द के राहत पाने के लिए इसका उपयोग शीर्ष पर करते थे। न्यू कैलेडोनिया, रोटुमा और सोलोमन द्वीप में इसकी पत्तियों को गर्मी रूप में या अर्क के रूप में लेने से सिर दर्द के इलाज के रूप में उपयोग किए जाने की सूचना है। इसका उपयोग ठोंकों में मुंह के संक्रमण और सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बांग्लादेश में विभिन्न जातीय समुदायों द्वारा कई औषधीय प्रयोजनों के लिए किया गया है। खकराजारी की पहाड़ियों के आसपास के मूल निवासी इस पौधे की पत्तियों और बाहरी छाल का उपयोग मधुमेह की दवा के रूप में करते थे। इस बीच चकमा लोग इस पौधे की बाहरी छाल से पेस्ट बनाते हैं और चेहरे और आंखों की शून्यता और पलिया के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। वे मूत्रपथ के रोगों के लिए पानी के साथ उसी पेस्ट का सेवन करते हैं। इसका उपयोग बांग्लादेश में बुखार और मलेरिया को ठीक करने और रोग उपचार के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही सीने के दर्द और गठिया से राहत पाने के लिए इसकी छाल को उबालकर काढ़े के रूप में पिया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि इसका उपयोग दुनिया भर में पारंपरिक काल से ही एक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। यूनानी चिकित्सा में इस पौधे का दूसरा नाम संभानु है। यूनानी में इसका उपयोग मुख्य रूप से कामेच्छा कम करने की दवा के रूप में किया जाता है। गठिया और अन्य बीमारियों के लक्षणों से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक सदियों से इसका उपयोग कर रहे हैं। निर्गुंडी का उपयोग आमतौर पर गठिया और आमवादी दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इसके सूजन रोधी और दर्दनाशक गुणों के कारण इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। ये जोड़ों में सूजन को कम करता है और निर्गुंडी के पत्तों को उबालकर पानी से स्नान करना गठिया और गठिया से पीड़ित लोगों के लिए एक उपाय है। यह अन्य श्रवण रोगों में भी प्रभावी है। बीमारियों निर्गुंडी के पत्तों से भरे ताकिए पर सोने से कफ और साइनस के कारण होने वाला सिर दर्द खत्म होकर वायु मार्ग साफ हो जाता है। इसकी पत्तियां, छाल और जड़ें घाव और खुजली वाली त्वचा को शांत करती है। इसका उपयोग जहरीली मकड़ियों और सांपों के काटने पर उपचार के रूप में किया जाता है। यह पेट के कीड़ों और गंदे कानों को बाहर निकालता है और अल्सर और अन्य घावों को कीटाणु रहित करता है। सरसों के तेल में उबाली गई निर्गुंडी की पत्तियों का रस बच्चों के कान के संक्रमण के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसे प्रभावित कानों में बूंदों के रूप में दिया जाता है। निर्गुंडी का उपयोग पेट की कई समस्याओं जैसे पेट का दर्द, पेट के कीड़े, गैस की समस्या और सूजन के लिए भी किया जाता है। हालांकि आयुर्वेद में इसके कई औषधीय गुण हैं, लेकिन यह एक प्रभावी कीटनाशक भी है। इसकी सूखी पत्तियों का उपयोग अनाज भंडारण क्षेत्रों में कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। इस पौधे को अपने पिछवाड़े में उगाने से मच्छरों जैसे कीड़ों को दूर रखने में मदद मिल सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रत्येक पौधे के बारे में सीखते हैं, हम उसके दुष्प्रभावों के बारे में भी बात करते हैं। यह पौधों से एलर्जी वाले व्यक्तियों में एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। यह त्वचा पर चकत्ते, खुजली और सूजन के रूप में प्रकट हो सकता है। इसकी उच्च खुराक या लंबे समय तक उपयोग से मतली, सीने में जलन, दस्त और पेट दर्द जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी हो सकती है।
चूँकि यह हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अधिक मात्रा में उपयोग करने पर यह हार्मोन संवेदनशील स्थितियों वाली महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता या हार्मोनल गड़बड़ी का कारण बन सकता है। इसलिए स्तन कैंसर, गर्भाशय फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी स्थितियों वाली व्यक्तियों को सावधानी बरतनी चाहिए। यह अन्य दवाओं के साथ भी परस्पर क्रिया कर सकता है। उदाहरण के लिए जन्म नियंत्रण गोलियां। ऐसी दवाएं लेने वालों को निर्गुड़ी का उपयोग केवल आपके स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा निर्देशित अनुसार ही करना चाहिए। इस जड़ी बूटी के उपयोग से सूर्य की रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए लंबे समय तक धूप में रहने से सनबर्न जैसे त्वचा में जलन हो सकती है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को इसका उपयोग बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसके प्रभावों को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। अनुशंसित खुराक का पालन करने और नियमित अंतराल पर जड़ी बूटियां लेने से दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। किसी भी जड़ी बूटी का दीर्घकालिक उपयोग आपके योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मार्गदर्शन में होना चाहिए। हम आपके ध्यान में पौधे के पोषण संबंधी औषधीय महत्व को लाने के लिए एक पौधा आधिकारिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी जड़ी बूटी, यहाँ तक कि इतने कम समय के लिए भी एक विशेषज्ञ हर्बलिस्ट के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। अब हम हर्बल उत्पादों की प्रामाणिकता पर नहीं जा रहे हैं। हम प्रत्येक स्थानीय संस्कृति में प्रत्येक हर्बल उत्पाद के पारंपरिक उपयोग का विश्लेषण करते हैं। हम केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में माध्यम से इसकी प्रामाणिकता का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए इसे इतने विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर Facebook या Instagram पर तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें।